नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने नरेंद्र गिरी के शिष्य बलबीर गिरी से पूछताछ की है। बागंबरी मठ में 3 घंटे तक सीबीआई की टीम रही। सुसाइड नोट में बलबीर को उत्तराधिकारी बनाने की लिखी थी बात। बलबीर ने सुसाइड नोट की राइटिंग को महंत नरेंद्र गिरी का बताया। बाद में बयान से पलट गया था बलबीर गिरी। तो अब आपको बता दें, इस पूरे मामले में नई बातें सामने जो निकल कर आई है वो यही कि लगातार बलबीर गिरी अपने बयान से पलट रहा है। और फिर ऐसे में इससे पहले बताया था कि सुसाइड नोट में हैंडराइटिंग नरेंद्र गिरी की ही है, लेकिन अब उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, बयान से पलट गए। तो सीबीआई ने नरेंद्र गिरी के शिष्य बलबीर गिरी से पूछताछ की है और बागंबरी मठ में 3 घंटे तक सीबीआई की टीम रही है। तो सुसाइड नोट में बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने की बात कही गई और फिर उसमें उसका जिक्र किया गया था। लेकिन अब क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार जांच जारी है, तो ऐसे में आपको बता दें कि अपने बयान से पलटते नजर आ रहे हैं बलबीर गिरी। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, जिस तरीके से बलबीर गिरी अपने बयान पलट रहे हैं और पहले उनका कुछ कहना था, अब उनका कुछ कहना है, क्या समझा जाए उनके इस बयान से? बिल्कुल, जिस तरह से जो बलबीर गिरी हैं पहले कहते हैं जब की हैंड राइटिंग है जो उनके गुरु नरेंद्र गिरी की थी, लेकिन अब उनका कहना है कि ये स्पष्ट नहीं है कि इसकी हैंड राइटिंग। निश्चित तौर पर ये पहले से शक के घेरे में आ चुके थे, क्योंकि जिस तरह से पूरा लेटर लिखा गया था, कहीं ना कहीं तमाम लोगों ने इन पर जो आरोप मतलब आरोप भी लगाया कि आखिर ये स्पष्ट कैसे कह सकते हैं कि उन्हीं की हैंड राइटिंग है, जबकि नरेंद्र गिरी का ये था कि वो लिखने में थोड़ा असहज महसूस करते थे। लेकिन सबके बावजूद भी इतना लंबा जो पत्र लिखना, इतनी लंबा सुसाइड नोट लिखना वाकई में अपने आप में एक बड़ी सोचने वाली बात है। निश्चित तौर पर सीबीआई लगातार हर पहलू पर जांच कर रही है। सीबीआई डेरा डाले हुए है प्रयागराज में, और आज जो सीबीआई है वो नैनी जेल भी जाएगी, जहां पर जो 3 लोग बंद हैं, संदीप तिवारी, आद्या तिवारी और आनंद गिरी, इन तीनों से अलग अलग पूछताछ करेगी। अलग अलग टीम इसके लिए है, इन तीनों को एक साथ अलग अलग टीम बैठकर पूछताछ करेगी और पूरा डिटेल निकालेगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के प्रयागराज से लेकर के और हरिद्वार तक लगातार चाहे वो एसटीएफ सक्रिय है, पुलिस सक्रिय है, कि कोई भी क्लू मिलता है तत्काल प्रभाव से उसको सीबीआई के हैंडओवर किया जाए, जिससे सीबीआई की जांच है वो बेहतर हो सके। निश्चित तौर पर सीबीआई जो है तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि कई चीजें ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन साफ दिखाई पड़ता है, जिसमें फर्स्ट जो पहले इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है उसमें कहीं ना कहीं और ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी मामले को लेकर लगातार बातें तो सामने आ ही रही है, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत का ये पूरा मामला जहां जांच के लिए सीबीआई की टीम नैनी सेंट्रल जेल जाएगी। जेल में बंद आनंद गिरी से पूछताछ करेगी। आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से भी पूछताछ होगी। तो ये पूछताछ रुकेगी नहीं, इस पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। और अब आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से भी पूछताछ होगी, आनंद गिरी से भी पूछताछ करेगी सीबीआई की जो पूरी टीम है वो। अब क्योंकि पूछताछ के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। सीबीआई ने क्योंकि अब इस पूरे मामले का जिम्मा ले ही लिया है और अब इस पूरे मामले में जांच जारी है अभी तक। अश्विनी द्विवेदी लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, बहुत बड़ी बात तो यह है कि आनंद गिरी से आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, ये जो 3 मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, इनसे पूछताछ करेगी अब सीबीआई। इन तीनों का नाम ही सुसाइड नोट में भी था, तो अब ये कहा जा सकता है इन तीनों से पूछने के बाद शायद ये मामला थोड़ा सुलझे। बिल्कुल, जब नरेंद्र गिरी की मौत होती है उसके बाद इनकी गिरफ्तारी तीनों की प्रयागराज से न होकर अलग अलग जगहों से होती है। निश्चित तौर पर इन तीनों का जिक्र उस सुसाइड नोट में, हालांकि सुसाइड नोट को लेकर के भी अभी स्थिति साफ नहीं है कि आखिर सुसाइड नोट सही है या नहीं है, क्योंकि हैंड राइटिंग अभी एक्सपर्ट उसको जांच करेंगे, फॉरेंसिक टीम में वो जांच करेगी। उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि जो हैंड राइटिंग है वो नरेंद्र गिरी की थी कि नहीं। निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम जो आरोप
आरोप लगाए गए हैं तीनों लोगों पर कि इनकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं, कोई वीडियो लीक करने की धमकी मिल रही थी हमें, जिससे उसमें सुसाइड नोट में लिखा गया है कि 13 तारीख को भी इस तरह की सुसाइड करना चाह रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन एक बार फिर 18 तारीख को सुसाइड किया गया। निश्चित तौर पर इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम लोगों से बात हुई है नरेंद्र गिरी की। फोन में 18 कॉल्स जिस पे बात 18 नंबर पे बात हुई है, कुल 34 नंबर डायल हुए उसमें हैं। निश्चित तौर पर जिसमें 2 हैं जो लोग हैं वो उत्तराखंड से हैं, हरिद्वार से हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं। आखिर उनसे क्यों बात हुई, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल इन सब में है कि नरेंद्र गिरी का उनसे क्या नाता था और बात करने का क्या मतलब था। निश्चित तौर पर क्योंकि आनंद गिरी हरिद्वार में रह रहे थे, तो ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर नरेंद्र गिरी ने उनसे बात क्यों की, क्या वाकया था। हालांकि सीबीआई हर पहलू पर जांच कर रही है और निश्चित तौर पर जल्द ही इन लोगों से, उन दोनों जो प्रॉपर्टी डीलर थे, बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे, बिल्डर भी हैं, वो उनसे भी पूछताछ करेंगे। निश्चित तौर पे इसके अलावा प्रयागराज में डेरा डाले हुई है तमाम जो शिष्य हैं नरेंद्र गिरी के, जो आश्रम में रहते हैं, और वो शिष्य जो अक्सर उनकी सेवा में रहते हैं, जो सुबह का खाना उनको लेकर देते हैं, जो खाना के दौरान उस दौरान मौजूद रहते हैं, क्योंकि 3-3:30 बजे की घटना है। ऐसे में उससे पहले खाना किसने दिया था उनको, भोजन के समय कौन मौजूद था वहां पर, काफी महत्वपूर्ण होता है। तमाम तो सवाल होंगे ऐसे सवाल और हैं जिनके जवाब को सीबीआई ढूंढने की कोशिश करेगी। अश्विनी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लगातार क्योंकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी जारी है, तो ऐसे में आपको बता दें कि अभी एक सवाल जो बरकरार है वो यही कि आखिर जो सुसाइड नोट है वो वाकई महंत नरेंद्र गिरी ने लिखी है या फिर इसके पीछे का मामला क्या है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार यूपी के ब्राह्मणों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी लगी है। बीजेपी अब प्रदेश के किसानों को साधने की तैयारियां कर रही है। इसके लिए पार्टी की ओर से आज एक बड़े किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी किसान मोर्चा को सौंपी गई है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी को डर है कि कहीं किसानों की नाराजगी विधानसभा चुनाव में उसे भारी ना पड़ जाए। तो आज बीजेपी किसान मोर्चा का सम्मेलन है। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे किसानों को संबोधित। हर जिले के करीब 20,000 किसान इसमें शामिल होंगे। अंदाजा लगा सकते हैं कि सम्मेलन कितना बड़ा होगा, क्योंकि इसमें हर जिले के 20,000 किसान शामिल होंगे। तो ऐसे में एक तरफ से नाराजगी को दूर करने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। योगी आदित्यनाथ किसानों को संबोधित करेंगे आज, और देखना होगा कि वो क्या कुछ कहते हैं। हर जिले के करीब 20,000 किसान इसमें शामिल भी होंगे। किसानों को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। अब वो ऐलान क्या होगा और वो किसानों के लिए कितना ज्यादा फायदा देगा, यही एक बड़ा सवाल है। आज बीजेपी किसान मोर्चा का सम्मेलन है। सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों को संबोधित करेंगे। कुछ बड़ा ऐलान भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। लगभग 20,000 किसान हर जिले के करीब इसमें शामिल होंगे। ये कोई कम आंकड़ा नहीं है, 20,000 किसान, क्योंकि अगर हर जिले से शामिल होंगे तो अच्छे खासे संख्या में किसानों के एकत्रित होने की जानकारी है। और देखना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं इन किसानों के लिए। आखिर मुख्यमंत्री का ऐलान क्या होगा, मुख्यमंत्री के ऐलान से किसान कितने संतुष्ट होंगे, क्योंकि नाराजगी लंबे समय से लगातार जारी है, लगभग 10 महीना होने को है। और ऐसे में बात अभी तक सुलझी नहीं है या फिर बात बनी नहीं है। इसीलिए आपको बता दें कि लगातार कहा जा रहा है कि आज जो ये सम्मेलन होने वाला है, इस सम्मेलन से कहीं ना कहीं साधने की कोशिश किसानों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी, आज जो किसान सम्मेलन होगा, सबसे पहले उसका उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, क्या सोच रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या समझते हैं? बिल्कुल 2022 के चुनाव के लिए कुछ ही समय बचा। ऐसे में भाजपा लगातार तमाम जो नए अभियान शुरू कर रही है, जनसंपर्क का अभियान शुरू कर रही है, बूथ मजबूत करने का अभियान शुरू, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें यह है किसानों की नाराजगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। जो 3 कानून भारत सरकार ने बनाए थे उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने कई बार टेबल पर बैठने की कोशिश की, लेकिन इन सबके बावजूद भी बात नहीं बन पाई। किसानों की नाराजगी 2022 में कहीं
भारी ना पड़ जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां पर बड़ी संख्या में किसान राजनीति भी करते हैं और किसानी भी करते हैं। ऐसे में अगर वहां राजनीति और किसानी मिल जाती है तो निश्चित तौर पर भाजपा को नुकसान हो सकता है। भाजपा नहीं चाहती कि नुकसान हो, उसका खामियाजा कहीं और से उसका पूरा किया जाए। निश्चित उसी को लेकर के आज बड़ा सम्मेलन होने वाला है। बड़ा सम्मेलन इसलिए कहेंगे क्योंकि जिस जगह पर हो रहा है डिफेंस एक्सपो का, वो काफी बड़ा वृहद ग्राउंड है, वहां पर लोग ज्यादा इकट्ठा होंगे, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि छोटा कार्यक्रम जब होते हैं तो छोटी छोटी जगहों कर लिया जाता है, लेकिन उसका मतलब क्योंकि वहां पर शक्ति प्रदर्शन भी एक तरीके से होगा, तमाम जो पार्टियां उनको दिखाया जाएगा कि किसान हमारे साथ है। निश्चित तौर पर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। गन्ना भुगतान को लेकर के लगातार वादे कर रही है कि गन्ना भुगतान सबसे बेहतर हमारी सरकार में किया गया। हालांकि विपक्ष इस पर लगातार हमलावर भी है। इसके अलावा अभी देखा गया कि जो समर्थन मूल्य धान का था उसको बढ़ाया गया, उसको बढ़ाया गया। इसके अलावा तमाम अन्य चीजें की गई। निश्चित तौर पर इन सबके बावजूद भी किसानों की नाराजगी अभी तक दूर नहीं हो रही। ऐसे में किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए आज एक तरीके से संवाद होगा। मुख्यमंत्री खुद इस पर संवाद करेंगे, किसानों को अपनी बताएंगे कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, और आने वाले समय में 2022 चुनाव के बाद हम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या करेंगे तमाम। हालांकि इसमें कुछ उपलब्धियां भी बिल्कुल कुछ उपलब्धियां भी होंगी जो गिराने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी, और वो ये चाहेंगे बिल्कुल कि जो ये सम्मेलन है वो बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से और बड़े लेवल पे मनाया जाए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। यूपी में 10 करोड़ से भी ज्यादा टीकाकरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, उन्होंने लिखा है, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में 10 करोड़ टीकाकरण, ये उपलब्धियों स्वास्थ्य कर्मियों नागरिकों को समर्पित है। आप भी लगवाएं टीका जीत का। तो ये ट्वीट किया है सीएम योगी ने, और ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया किया है उन्होंने, और लिखा है कि ये उपलब्धि प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों और अनुशासित नागरिकों को समर्पित है। खबर लखनऊ से, जहां युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 1 अक्टूबर को लखनऊ में होगी। बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह बैठक को संबोधित करेंगे। 1 अक्टूबर को लखनऊ में यह बैठक होगी और बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। स्वतंत्र देव सिंह, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो इस बैठक को संबोधित करेंगे। तो 1 अक्टूबर को है और 1 अक्टूबर को ही इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक को संबोधित करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि 1 अक्टूबर को होगी। इस बैठक के मायने क्या हैं और इस बैठक को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण नजर से देखा जा रहा है? बिल्कुल 2022 चुनाव से पहले जो युवा मोर्चा उसको मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश भाजपा कर रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष इस समय उत्तर प्रदेश को दिया गया, युवा मोर्चा में दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो प्रभारी हैं युवा मोर्चा के अनुराग ठाकुर को बनाया गया, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। निश्चित तौर पर 1 अक्टूबर को एक बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा करने जा रहा है, जिसमें कार्य समिति की बैठक होगी। तमाम उसमें प्रस्ताव लाए जाएंगे, राजनीतिक प्रस्ताव आएगा जिसको पारित कराया जाएगा। निश्चित तौर पर उसके बाद तमाम योजनाएं बनाई जाएंगी कि किस प्रकार से युवाओं को जोड़ तहरीर दी जाए, युवाओं को जोड़ा जाए पार्टी के साथ, और 2022 में एक बार फिर सरकार बनाएगी। आप देखिएगा, जब केंद्र में मोदी सरकार चुनाव लड़ रही थी, मोदी चुनाव लड़ रहे थे पहली बार 2014 में, तो उन्होंने युवाओं को साथ जोड़ा था। युवाओं के दम पर ही कहीं ना कहीं 2014 में भाजपा जो है केंद्र में सत्ता में आई थी। उसके बाद लगातार युवाओं को ही जोड़ने की बात की। निश्चित तौर पर इस समय नाराजगी भी युवाओं की ही है, क्योंकि रोजगार को लेकर के लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि कितना रोजगार दिया। हालांकि सरकार के अपने आंकड़े हैं, लेकिन विपक्ष और इसको मानने को तैयार नहीं। निश्चित तौर पर इस बैठक में सुनिश्चित किया जाएगा कि बड़ी संख्या में 18 से 30 साल के जो युवा हैं उनको पार्टी से जोड़ा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा पार्टी के कार्यों में लगाया जाए। निश्चित तौर पर इस दौरान जो मुख्यमंत्री हैं कार्य समिति को संबोधित करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के हैं तेजस्वी सूर्या, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे। तमाम अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। तमाम लंबी लिस्ट है और इस दौरान
दौरान तमाम कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी कि किस तरह से युवा मोर्चा है वो काम करेगा। 2022 से पहले कहाँ-कहाँ उसके कार्यक्रम होंगे, कौन से बड़े कार्यक्रम होंगे और जो कार्यक्रम होंगे उसमें कौन सा नेता जाएगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के एक अहम बैठक हो। जी बिल्कुल, तो अहम बैठक होगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। तो 1 अक्टूबर को ये बैठक होगी और 1 अक्टूबर को ये बैठक कई मायनों में खास बताया जा रहा है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव के पहले जितनी भी बैठकें पार्टियां कर रही हैं वो हर तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज प्रतापगढ़ के दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सांसद संगम लाल गुप्ता से मुलाकात करेंगे डिप्टी सीएम। गरीब कल्याण मेले में भिड़े थे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। 50 अज्ञात के खिलाफ भी सांगीपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। तो आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर हैं। प्रयागराज के 50 अज्ञात के खिलाफ भी सांगीपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। जो मेले का आयोजन किया गया था वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं आपस में भिड़ गए थे। तो 50 अज्ञात के खिलाफ भी सांगीपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। आज प्रतापगढ़ के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गेस्ट हाउस में युवक पर चाकू से हमला किया गया है। हमले में ऋषि थापा नाम के युवक की मौत हो गई है। शराब के नशे में कहासुनी हुई थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजाजीपुरम निवासी बताया जा रहा है मृतक। थाना विकास नगर इलाके की ये पूरी घटना है। तो 5 लोगों को पुलिस ने अभी हिरासत में ले लिया है। शराब के नशे में कहासुनी हुई और फिर एक युवक को दूसरे ने चाकू से हमला कर दिया उस पर। फिलहाल आपको बता दें कि गेस्ट हाउस में क्योंकि ये कांड हुआ और 5 लोग ऐसे थे जिनसे अभी पूछताछ पुलिस कर रही है। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमले में उस युवक की मौत हो गई है जिस पर चाकू से हमला किया गया। तो आपको बता दें कि लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और बदमाश सुनने को तैयार नहीं है। कोई खौफ नहीं है बदमाशों में और सरेआम हमला किया गया। तो वहीं आगरा में डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू के 21 नए मरीज मिले हैं। 2 मरीजों की मौत हो गई है। जिले में मरीजों की संख्या 25 हो गई है। सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो आगरा में डेंगू का कहर जारी है। 21 नए मरीज मिले हैं और 2 की मौत हो गई है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। डेंगू बीमारी तेजी से अपने पांव पसार रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि आगरा में भी केसेस सामने आए हैं। लगभग 25 मरीज सामने आए हैं। आगरा में डेंगू का कहर जारी है। 21 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले भी मामले सामने आए थे और 2 की मौत हो गई है डेंगू के चलते। सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन बार बार ये अपील की जा रही है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, ज्यादा पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो फैलती है पानी के जमा होने से। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें और सतर्क रहें। डेंगू की अगर हम बात करें तो डेंगू भी अलग अलग जिलों में देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से इसका कहर जारी है और अब आगरा में भी 21 नए मामले आए हैं सामने। तो वहीं आज स्वदेश लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज न्यूयॉर्क से दिल्ली लैंड करेगी फ्लाइट। दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। तो आज वापस स्वदेश लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूयॉर्क से दिल्ली लैंड करेगी फ्लाइट। 2 दिन के अमेरिका के दौरे पर थे पीएम मोदी, जहां उन्होंने जो बाइडेन, कमला हैरिस से बातचीत की है और कई सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर समझौता भी हुआ है। ये मुलाकात कई मायनों में खास है क्योंकि 2 सुपर पावर देशों के बीच ये मुलाकात हुई है। तो ऐसे में दुश्मन के दिल भी जले हैं, लेकिन बड़ी खलबली मची है पाकिस्तान और चाइना को ही कि आखिर इन 2 देशों के बीच बात क्या हुई है। लगातार आतंकवाद के मुद्दे को लेकर बात हुई है, लेकिन इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री वापस स्वदेश लौटेंगे और आपको बता दें कि न्यूयॉर्क से दिल्ली लैंड करेगी उनकी फ्लाइट।
और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।